नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे संविधान की क्लास है हमारी, और संविधान में क्लास है राष्ट्रपति जी की, है ना। और राष्ट्रपति जी का कौन सा पार्ट है भैया जी? हमारा तीसरा पार्ट बनना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, बड़ा पार्ट है। जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे, दोनों पार्टों को देखिएगा और इसके क्वेश्चन भी कराएंगे जो भी छूट जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति एक तरीके से समझ लीजिए संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं हमारे देश के, उन सभी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस वजह से बड़ा विस्तार में राष्ट्रपति जी को पढ़ा है हमने। तीसरे पार्ट में मैं इसे समाप्त कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन जरूर कराएंगे। जो क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, मुझे लगता है कुछ संभावना है कि कुछ को नहीं, फिर भी मैं पढ़ा सका इसमें, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो क्लास में अंत तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पार्ट है संविधान का राष्ट्रपति जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, देखिए आप पॉइंटों को। तो तीसरा पार्ट है, तो देखिए विधायी शक्तियां सेकंड पार्ट में रह गई थी, उसके बाद थर्ड पार्ट में कंप्लीट करते हैं। विधायिका से संबंधित मतलब संसद से संबंधित विधायिका शक्तियां या विधायी शक्तियां बोलते हैं। जैसे जब विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति क्या क्या उन पर निर्णय लेते हैं। तो ये एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 111। इसे चाहो तो लिख लेना, आर्टिकल 111। ये मैंने पहले पार्ट में भी पढ़ा दिया वैसे आपको, आर्टिकल 111। और संविधान में जब शुरू की क्लास आप देखेंगे तो वहाँ अनुच्छेद आपको मिलेंगे, वहाँ से अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे मैं थ्योरी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय लेते हैं। जब संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत विधेयक पारित होकर के कहाँ पे जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं विधेयकों पर, है ना। कंडीशन है इसमें, तो देखिएगा। नंबर 1 में लिखना, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति दे देते हैं, अथवा लगा लेना। एक नंबर तो यह है कि जैसे विधेयक संसद से पारित होकर के आया, पारित होकर कहाँ था? राष्ट्रपति के पास, तभी तो देश में कानून बनता है भैया। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। भाई जैसे कोई विधेयक आया संसद से, तो वहां पे साइन कर दे, तो ये तो हो गया स्वीकृति देना। साइन होने के बाद वो देश में लागू हो जाती है व्यवस्था। नंबर 1 पॉइंट। अगर स्वीकृति नहीं देते हैं तो अथवा दूसरा पॉइंट लिखना, विधेयक पर अपने पास विधेयक को क्या कर रखते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास, है ना। ना तो क्या कर रहे हैं? स्वीकृति दे रहे हैं, और ना बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें वीटो शक्ति का पावर हम पढ़ लेते हैं इसको, है ना। अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। इसके अलावा तीसरी शर्त क्या है? अथवा लगा करके फिर पढ़ेंगे, विधेयक यदि धन विधेयक ना हो, यदि धन विधेयक ना हो, धन विधेयक हो तो अनुमति देनी होती है राष्ट्रपति को, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना, विधेयक यदि धन विधेयक ना हो तो संसद को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। ये 3 कंडीशंस राष्ट्रपति जी एप्लीकेबल करते हैं, लागू करते हैं, जब संसद के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आता है पारित होने के लिए, माफ कीजिए हस्ताक्षर होने के बाद कानून बनने के लिए। तो 3 तरीके से, 3 कंडीशन से, इसमें 3 कंडीशन है, उनके आधार पर राष्ट्रपति जी निर्णय लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखो, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं, वो तो दे दिया, साइन कर दिए, पास हो गया। दूसरा में क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं उसे, कोई स्वीकृति नहीं देते। तीसरे में यदि धन विधेयक ना हो तो कौन सी कंडीशन? संसद के लिए दोबारा भेज देते हैं, और जब संसद दोबारा उसे वापस भेजती है संशोधन करके, तो राष्ट्रपति को वो फिर क्या करने होते हैं? साइन उस पर करने पे होते हैं, अनुमति उसमें देनी होती है, यदि संशोधन करके दोबारा संसद भेजती है तो। ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। ये 3 कंडीशंस याद रखना विधेयकों में, और आर्टिकल 111 में लिख लेना इसको, है ना। वीटो शक्ति भी इसी में आ जाती है। वीटो शक्ति, ये सेकंड वाले पॉइंट में वीटो शक्ति काम करती है। विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, कोई राय नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अपने पास लिया और सुरक्षित रख लिया, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है। ऐसे ही मामलों में क्या करते हैं राष्ट्रपति? वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। ज्ञानी जैल सिंह थे भारत के राष्ट्रपति, 1986 की बात है। डाक विधेयक था उस समय पारित हुआ था। कौन सा? डाक विधेयक, पोस्ट ऑफिस से संबंधित बिल था, उस पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, उस पर सुरक्षित रख लिया था, कोई अनुमति नहीं दी थी राष्ट्रपति जी ने। तो ये वीटो शक्ति आर्टिकल 111 लिख लीजिएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है इसके अलावा कैग। कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, जो वर्ष की रिपोर्ट होती है इनकी, उन वर्ष की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति जी का ही काम है। मतलब इनकी 1 साल की रिपोर्ट कैग की, यूपीएससी की 1 साल की रिपोर्ट, और वित्त आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, ये अपना ऑडिट करके पूरी वर्ष की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उनको संसद में रखवाना अनिवार्य है। वो किसकी अनुमति से रखी जाती है? राष्ट्रपति जी की अनुमति से संसद में रखी जाती है। अब हेडिंग डाल लेना, वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। जहां वित्त आ गया वो किससे संबंधित है? पैसे से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं उनकी बात करते हैं, वित्तीय शक्तियां। तो सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाता है, इस बात को कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना।
आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, डेफिनेशन है मनी बिल की। तो धन विधेयक जब लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाते हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। पेश करने से पहले किसकी अनुमति बहुत जरूरी है? राष्ट्रपति जी की अनुमति जरूरी है धन विधेयक पर, है ना। पूर्व अनुमति मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। और धन विधेयक केवल कहां पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसका निर्णय लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वार्षिक, दूसरा पॉइंट है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाते हैं कौन? राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या हो गया? बजट हो गया। शॉर्ट में लिख लेना, काय की बात कर रहे हैं? बजट। जब भारत सरकार बजट बनाती है, एक साल का बजट होता है, तो इसी को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसको संसद के समक्ष रखवाने की पावर या शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, और बजट का उल्लेख है आर्टिकल 112 में, नोट कर लेना, 112 में बजट के बारे में उल्लेख है। आगे, अनुदान की कोई भी मांग हो उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं पारित किया जा सकता है ना। अनुदान, जैसे भारत सरकार को किन्हीं खर्चों से संबंधित कोई पैसा से संबंधित विधेयक पारित कराना हो, जैसे अनुदान बोलते हैं संसदीय भाषा में, तो अनुदान की किसी भी मांग को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की आकस्मिक निधि से खर्चे के लिए भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अदृश्य खर्चे के लिए, जैसे बाढ़, त्रासदी है ना, सुनामी है, इस तरीके की कंडीशन घटनाएं हो जाती हैं भारत में, तो पैसा कहां से निकाला जाता है? आकस्मिक निधि से। ये आर्टिकल 267 में इसका प्रावधान है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए इसकी भी व्यवस्था, इसके भी भुगतान की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे की व्यवस्था। वित्तीय आयोग का गठन करते हैं, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये सभी वित्तीय शक्तियां हैं, एक एक करके लिख लेना, समझ में ना आए तो पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, एक एक लाइन में समझिएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, मतलब पैसे का बंटवारे के लिए एक आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। काय का गठन करते हैं? आयोग का, कि भाई कितना पैसा केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा। किस चीज का पैसे का बंटवारा? टैक्सों के पैसे का बंटवारा। तो इसके लिए एक आयोग बनाते हैं और आयोग का नाम है वित्त आयोग। और कितने साल के लिए बनाया जाता है? 5 वर्षों के लिए। और आयोग का गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में है, इसे भी नोट कर लेना। कौन से अनुच्छेद में है? 280 में। अब हेडिंग डाल लो न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? तो सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भाई आपसे प्रश्न पूछा जाए कहीं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। उत्तर दे देंगे, ये न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी की। इसके अलावा जो हाई कोर्ट होते हैं हमारे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह भी ले सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके। भाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत। कोई विधि से संबंधित प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष आया हो, अगर वो राष्ट्रपति जी की नजर और दृष्टि से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा या परामर्श कर लेते हैं। और जो भी वो परामर्श या सलाह देते हैं राष्ट्रपतियों से मानने के लिए बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है कि साहब माना ही माना जा बात है। ठीक है, आर्टिकल 143 में सलाह लेने की शक्ति है राष्ट्रपति जी की, किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। भाई राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 72 के तहत। क्षमा की शक्तियों को हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। कूटनीतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते सब किसके नाम से किए जाते हैं? सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं और संधियां होती हैं हमारे देश से किसी अन्य देश के साथ, लेकिन इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। संसद की अनुमति अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन नाम से होने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? संसद की अनुमति इसमें अनिवार्य है। ये कूटनीतिक शक्तियों का एक पॉइंट है। सैन्य शक्तियों का एक पॉइंट नोट कर लेना, जल, थल और वायु के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, 3 सेनाएं हमारी, जल, थल और वायु, इनके सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। या तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। या सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति।
तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। एक है आपके लिए कौन सी आपातकालीन शक्ति, जहां पे आर्टिकल 352, दूसरी है 356 और तीसरी है 360। ये 3 आर्टिकल्स का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, लिखते चलिएगा, मैंने लिखा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन एंड 360 में 360 में क्या है, 360 के एंगल पे एक खिलाड़ी शॉट भी देता है, कौन देता है, महेंद्र सिंह धोनी। 360 पे वो भी देता है, सूर्य कुमार यादव बहुत शॉट्स खेलता है, पूरा 360 पे मुड़ जाता है वो, है ना। 360 से याद आ गया, ठीक है। तो भैया आर्टिकल जब वो 360 का शॉट है क्रिकेट का, लेकिन ये समझो ये अनुच्छेद है। आर्टिकल 360 में कौन सा आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है भैया, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी कोई वित्त से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं आई है देश के सामने हमारे 1947 से लेकर के इवन 2023 तक। पैसे से संबंधित कि धन की व्यवस्था खराब हो गई हो, सरकार देश को चलाने में सक्षम ना रही हो, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई हो, ऐसा नहीं रहा है। तो 360 का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। 356 में राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं, लिख लेना, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये वाले जो तीनों टॉपिक हैं ये आपातकालीन वाले भाग में आएंगे वैसे तो, लेकिन राष्ट्रपति जी की शक्तियां, राष्ट्रपति इन पर निर्णय लेते हैं, लेकिन संवैधानिक एक अलग भाग है। लेकिन फिर भी कुछ मैंने डिस्कस किया है इसमें, है ना, बहुत कुछ चीजों को छोड़ नहीं सकते, सभी चीजों को पढ़ाना अनिवार्य है राष्ट्रपति जी के लेक्चर में। संविधान के आर्टिकल मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप आर्टिकल्स वहां से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें से राष्ट्रीय आपातकाल हेडिंग डाल लो, ये थोड़ा सा पढ़ा दिया है, लेकिन इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आपको कहाँ, जब ये टॉपिक आएगा। आपातकाल वाला टॉपिक भाग 18 में पढ़ेंगे हम। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के बीमर संविधान से हमने अपनाई हुई है ना। और आपातकाल 3 प्रकार के हैं, एक 352, 356 और 360। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, और तीनों प्रकार के आपातकालों को जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं। निर्णय नहीं लेते, निर्णय लेती है मंत्रिमंडल, लेकिन लागू कौन करता है, राष्ट्रपति। तो कुछ समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। हेडिंग डाल लो। तो पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में क्या लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा पॉइंट, भारत तथा किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में क्या लगा देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये लिख लेना, ये कंडीशंस हैं कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है देश में। आपसे ऑप्शन देकर के पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाते हैं, भारत तथा किसी भाग, पूरे देश की बात हो या किसी एक हिस्से की बात हो, भारत में किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध से खतरा हो या भारी आक्रमण, कोई देश आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हथियारों को लेकर के विद्रोह हो जाए भारत के भीतर। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ना कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऐसे इंदिरा गांधी जी ने करा दिया था वैसे अपने समय में, है ना। तो सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए तो क्या लगा देंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक हिस्से या संपूर्ण देश में की जा सकती है। भाई आपसे पूछे कि ये बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या पूरे देश में लगाया जा सकता है या भारत के किसी एक हिस्से में भी लागू हो सकता है। तो जी हाँ, आप उत्तर देंगे, दोनों ही सही जवाब हैं। पूरे संपूर्ण भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, और भारत के किसी एक विशेष हिस्से में जहां पे कोई समस्या चिंताजनक ज्यादा हो गई हो, लोगों ने हथियार उठा ले हो, गृह युद्ध स्थिति जैसी बन गई हो, है ना, गृह युद्ध जैसे की स्थिति इसराइल के अंदर और गाजा पट्टी या फलस्तीन वाले मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट वाले हिस्से में इस समय बनी हुई है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति विशेष क्षेत्र में आपातकाल लागू कर सकते हैं। ये कौन सी व्यवस्था में जोड़ दिया गया था, वैसे तो आपातकाल पूरे देश में लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन 42वें संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ये पावर दे दी गई कि एक किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू कर सकते हो आप भारत के में, जहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ठीक है। जैसे चाहें तो जैसे मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर एक उदाहरण हो सकता है कि वहां पे पिछले कई महीनों से लगातार हिंसा जारी है और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं। खूनी हिंसा वहां चरम पर है, जिसमें कुकी जनजाति है और एक मैतेई समुदाय है। ये दोनों समुदाय एक दूसरे के लोगों को पकड़ करके
मार रहे हैं वहां पे, जहां पे भी जिस तरीके से मिल जाता है। स्थानीय पुलिस स्टेशनों को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, बहुत सारे अलग अलग मुख्यालयों को आग लगा दी गई, अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों को फूंक दिया, और आपस में एक दूसरे के समुदाय को जान ले रहे हैं लगातार। तो ऐसी कंडीशंस में लगाया जा सकता है। किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम, तो एक क्षेत्र तो हो गया भाई साहब मणिपुर, लेकिन ये तो सरकार लगाएगी। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इसे याद रखना, और पुलिस में नौकरी लगेगी, चाहे जीडी में लगेगी, चाहे जहां में आप चाहें वहां लगेगी आपको। इसको पढ़िए ध्यान से। अगला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल की घोषणा होने पर 1 महीने के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। ये यहां तो नहीं पढ़ाना था, लेकिन यहां मैं कुछ पॉइंट इस बता दे रहा हूं आपके, और वो ये पॉइंट है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, आपातकाल से प्रश्न पूछेगा। तो सिलेक्टेड पॉइंट मैंने आपको यहां चर्चा कर रहा हूं, डिटेल में और चर्चा करेंगे इसी वाले पार्ट में, जब आपातकाल पढ़ा रहे होंगे, भाग 18 पढ़ा रहे होंगे संविधान में हम आपको। ठीक है, तो भाई साहब जैसे ही घोषणा हो जाए, काय की घोषणा हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? आर्टिकल 352 के माध्यम से। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा, तब होंगे, ना कि खाली प्रधानमंत्री के कहने से। इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की अपने स्तर पर ही घोषणा कर दी थी, और ज्ञानी जैल सिंह माफ कीजिए, फखरुद्दीन अली उस समय राष्ट्रपति थे, और फखरुद्दीन अली के द्वारा 352 का इस्तेमाल करा दिया, और बाद में सूचना दी थी मंत्रिमंडल वालों को, जितने नेता थे उस समय के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे या और भी मंत्री थे। तो ऐसी स्थिति को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में समाप्त कर दिया गया कि सिर्फ आपातकाल एक ही कंडीशन में लगेगा, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा कि सब आपातकाल लगा दो, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं लगेगा। ऐसा इंदिरा गांधी कर चुकी थी, तो इस व्यवस्था को हटा दिया गया। ठीक है जी, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? आपको भी कोई शक समस्या हो तो कमेंट करके पूछेगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और लाइक करने में कंजूसी आपको नहीं करनी है। तो जैसे ही आपातकाल लागू हो जाएगा, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या होना चाहिए? 1 महीने के भीतर। कितने महीने के? 1 महीने के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। मतलब जो आपातकाल जिस स्थिति में जिस कंडीशन पर लगाया है, वो व्यवस्था पारित होना जरूरी है, वो विधेयक पारित होना जरूरी है, अनुमोदन होना जरूरी है। मतलब कि आपातकाल जो लगाया है वो 30 दिन के भीतर संसद के भीतर अनुमोदन होना जरूरी है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद संसद के अंदर कितने समय के भीतर अनुमोदन होना जरूरी है? तो 1 महीने के भीतर, मतलब 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना जरूरी है, पास होना जरूरी है आपातकाल वाली कंडीशन। आगे, संसद के अनुमोदन के बाद आपातकाल कितने महीना तक बढ़ा दिया जाता है? 6 महीना तक। जैसे ही संसद 1 महीना के भीतर रखा जाएगा और इसे पारित कर देगी, तो संसद ही कितने दिन के लिए बढ़ा देगी इसे? 6 महीने तक भारत में लागू कर सकती है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि संसद 6 माह बाद, मतलब 6 महीने बाद फिर संसद ही करेगी इस बात को, अनंत काल के लिए भी इसे बढ़ा सकती है। भाई आपके प्रश्न होंगे, आपके दिमाग में चलेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है, कितने समय तक लागू रह सकता है भारत में, है ना? ये प्रश्न आते हैं, जाहिर सी बात है, और आने भी चाहिए, आपके दिमाग में भी होंगे। तो सबसे पहले जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, तो पहला कंडीशन है कि 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर तो संसद पारित करेगी दोनों सदनों से। जैसे ही संसद पारित कर देगी तो उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे, तो 6 महीने के बाद यदि और आगे बढ़ाना है तो संसद ही बढ़ाएगी। संसद दोबारा से उसे अनंत काल के लिए बढ़ा सकती है, चाहे जब तक बढ़ा सकती है। अनंत तो समझ रहे हैं, अनंत तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। जैसे हमारे ऊपर क्या है? आसमान आकाश है, उसकी कोई सीमा तो होती नहीं है, या सीमा है नहीं, या आप देख नहीं सकते, तो क्या बोल सकते हैं हम? अनंत है उसकी सीमा, है ना? तो अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब क्या होता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो कुछ कंडीशंस हैं अनुच्छेदों की। एक 358 आर्टिकल आता है और एक 359 आर्टिकल आता है। इन दोनों आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। आपातकाल जैसे ही लागू होगा, आपातकाल जैसे ही लागू होगा, तो ये प्रश्न एसआई तक, दरोगा तक, समीक्षा अधिकारी पीछे तमाम बार पूछे गए, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। बस क्लास को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, करते रहो, 7 समुद्र पार तक करते रहो, कहीं तक शेयर करते रहो, अमेरिका, कनाडा, इजराइल, जहां तक लड़ाई चल रही है वहां पे भी शेयर करो, जो कि भाई ये चैनल देखो, क्लास देखो, और शांति का दान दो। बिल्कुल लड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 को क्या कर देता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, सस्पेंड कर देता है।
समाप्त कर देता है। जब तक आर्टिकल 19 निलंबित रहेगा तब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। लेकिन आर्टिकल 19 कैसे निलंबित होता है? आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्ति का। हमारे और आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के अंदर। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, वो सभी स्वतंत्रताएं सस्पेंड हो जाती हैं, मतलब तब तक आपातकाल रहता है। और आर्टिकल 19 को सस्पेंड कौन करता है, निलंबित कौन करता है? 358 करता है, स्वतः ही कर देता है, उसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 359 के तहत एक और आर्टिकल है 359, एक 358 और 59 दोनों पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हैं? निलंबन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को। जहां राष्ट्रपति की पावर है, अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को पावर है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। 359 और 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः खत्म हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और कौन से आर्टिकल्स को छोड़ करके? 20 और 21 दोनों अनुच्छेदों को छोड़ करके ये सारी व्यवस्था लागू हो जाती है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन योग्यता रखते हैं, जो मैंने वैसी पॉइंट बता दी आपको। राष्ट्रपति अगर प्रश्न आ जाए कि भाई पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कई बार हो सकता है हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, और कई बार जीत सकते हैं राष्ट्रपति। एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो पुनः निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत? 57 के तहत। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 का इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल करते हैं? वीटो शक्ति का। तो सबसे पहले वीटो शक्ति 1986 में कौन से राष्ट्रपति ने इस्तेमाल करी? यानी जैल सिंह ने। और कानून कौन सा था? डाक विधेयक। डाक विधेयक से संबंधित कानून पर सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या करा था? वीटो शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद 111 में। ट्रिपल वन में से हम पढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट वैसे थे आपको याद कराने के लिए, रिपीट कराने के लिए। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट था भाई साहब। वैसे होने के लिए और भी पॉइंट रह गए, तो आगे बढ़ाएंगे हम संविधान की क्लासेस को। आप तीनों पार्टों को अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ कोई और पार्ट रह गया तो आप बताइएगा कमेंट करके, उससे कोशिश करेंगे अगले पार्ट में पढ़ा देंगे, या प्रश्नों के साथ आपको प्रैक्टिस करा देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, लाइक करना भी ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। यदि पुराने तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। संविधान की क्लासें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें जो मानचित्र के माध्यम से आपको मिली होंगी प्ले लिस्ट में, या एक और क्लास हमने पढ़ाई है उत्तर प्रदेश की मानचित्र के माध्यम से, वो क्लासें बंद नहीं होंगी, लगातार आपको मिलती रहेंगी। आप पूरे मानचित्र के माध्यम से नोट्स बनाइए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है आने वाली आपके लिए बम्पर भर्तियों का। तो आप जाग जाइए, नींद में नहीं सोना है आपको, कुंभकर्ण की नींद नहीं लेनी है। क्योंकि कुंभकर्ण नींद लेता था कितने महीने की? 6 महीने की। तो बहुत सारे बच्चे कुंभकर्ण की नींद ले रहे हैं आजकल, तो वो वाली नींद नहीं लेनी। अगर आपको सपनों में वर्दी देखती है, दरोगा की वर्दी या दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस की या एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो वो नींद नहीं लेनी। आपको कैसे रहना है जीवन में? एक्टिव रहना है। तो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बात कही थी, उस बात के साथ इस क्लास का समापन करेंगे। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी होगा। अगर चमकेंगे आप, राइजिंग स्टार ऑफ अवर फैमिली बनेंगे आप। इंडिया की तो बात नहीं कर रहे, इंडिया में ही बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट प्राप्त करेंगे तो पहले तो अपने परिवार के हीरो बनेंगे, फिर रिश्तेदारों के हीरो बनेंगे, गांव के हीरो बनेंगे, समाज के हीरो बनेंगे, जो व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो बस एक ही सिद्धांत, एक ही लाइन कंठस्थ करके रखो। अगर आपको मेहनत करनी है तो उनके शब्दों को भी याद कर सकते हो, वो सही शब्द कह के हैं, बहुत सारी अलग अलग लाइनें हैं कि भाई आपको चमकना है तो पहले उसके लिए जलना पड़ेगा, आपको उस कगार तक जाना पड़ेगा, वो वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आपके साथ चैनल के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स में। और जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, ये तीनों पार्ट याद होने चाहिए, आपसे एक एक करके सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, सभी कंठस्थ कर लेना और नोट्स बना लीजिएगा। सभी के ऊपर कृपा रहेगी ईश्वर की, राधा रानी की, सभी जीव देवी देवता, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ है, 33 करोड़ देवी देवताओं की, और बाकी की आनंद लो, मस्त रहो और पढ़ते रहिए। नमस्कार।